हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीटा मैथ्स एकेडमी। तो हमने अभी अपना एल्गी वाला टॉपिक स्टार्ट कर रखा है और उसमें हमने प्रीवियस लेक्चर्स में उसके जनरल कैरेक्टर्स और क्लासिफिकेशन और थैलेस ऑर्गेनाइजेशन और उसका रिप्रोडक्शन तक हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है नॉस्टॉक। नॉस्टॉक का नाम आपने प्रीवियस लेक्चर्स में बहुत सारे एग्जाम्पल्स में सुना होगा, तो अब हम उसी की डिटेल स्टडी करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका क्लासिफिकेशन का ब्रीफ इंट्रोडक्शन देख लेते हैं और वैसे ही आपके प्रैक्टिकल का भी पार्ट होता है नॉस्टॉक। ओके, तो चलो थोड़ी इसकी देख लेते हैं। आज का टॉपिक है नॉस्टॉक। इसका जो हम क्लासिफिकेशन है वो देख लेते हैं। जो इसका डिवीज़न है ये साइनोबैक्टीरिया है। जो नॉस्टॉक है इसको बैक्टीरियाज में भी रखा गया है और एल्गीज में भी रखा गया है, लेकिन अभी हम जैसे एल्गी पढ़ रहे हैं तो इसका क्लासिफिकेशन हम देख लेते हैं। ठीक है, साइनोबैक्टीरिया, इसकी क्लास हो गई साइनोफाइसी और इसका ऑर्डर हो गया नॉस्टेल्स, फैमिली है नॉस्टेसी और इसका जीनस है नॉस्टॉक। और अगर स्पीसीज होती, जैसे अगर इसका पूरा नाम होता नॉस्टॉक कॉमन, तो ये इसकी जीनस हो जाती और ये इसकी स्पीसीज हो जाती। ठीक है, जीनस को हम कैपिटल वर्ड से रिप्रेजेंट करते हैं और अगर हमें यहाँ पे इसकी स्पीसीज लिखनी होती तो वो स्मॉल वर्ड से लिखी जाती है। ठीक है, ये मैंने आपको एज ए एग्जांपल समझा दिया है। ठीक है, हमने ये क्लासिफिकेशन देख लिया इसका। चलो अब इसके हम देखते हैं अकरेंस, ये कहाँ कहाँ पाया जाता है। ठीक है, देखो ये स्थलीय और जलीय दोनों आवासों में तंतुमय रूप से पाया जाता है। ये आपको याद रखना है कि ये फिलामेंटस फॉर्म है, ये अकेले रूप में नहीं पाया जाता है। ठीक है, इसके फिलामेंट्स पाए जाते हैं और ये टेरेस्ट्रियल भी होता है और जलीय भी होता है। ये एकल फिलामेंट्स में नहीं होता है, ठीक है, बल्कि जिलेटिनस सामग्री के एक मजबूत मैट्रिक्स में एम्बेडेड बारीकी से पैक किए गए ट्राइकोम की बड़ी कॉलोनियों में बढ़ता है। तो हम इसको आगे देखेंगे कि ट्राइक्रोम जिसे किसे कहा है, और इसके आसपास एक मैट्रिक्स की शीट बनी हुई होती है, जिलेटिनस शीट। ठीक है, और ये फिलामेंट्स के रूप में पाया जाता है। आकार में इसकी थैलस जो होती है वो पी साइज, मतलब मटर के आकार के कारण, मटर के आकार के जैसी, और अखरोट के आकार या फिर बेर जितना बड़ा हो सकता है। ठीक है, इसका रंग जैतून हरा, ऑलिव ग्रीन या फिर ब्लू ग्रीन हो सकता है, इसलिए हम इसको ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं। देखो स्थलीय प्रजाति नॉस्टॉक कॉम्यून, जिसको मैंने अभी आपको एग्जाम्पल के हिसाब से समझाया था, ये रहा नॉस्टॉक कॉम्यून। नम मिट्टी पर उगती है, ठीक है, और चमड़े की आवरण बनाती है। यह आर्कटिक और अल्पाइन घास के मैदानों में आम है। ये कहाँ कहाँ पाई जाती है इसका छोटा सा विवरण दे रखा है। देखो अब ये हमने बात करी स्थलीय की। अब जलीय में, जलीय प्रजातियां या तो तालाबों और झीलों में स्वतंत्र रूप से तैरती थैलियों के रूप में पाई जाती हैं या जलमग्न वनस्पतियों के नीचे पड़ी रहती हैं, कि ये फिर या तो फिर पानी के ऊपर भी तैर सकती हैं या एकदम जल के नीचे अंदरूनी किनारों में भी पाई जाती हैं। नॉस्टॉक कवक के साथ सहजीवी सहयोग में भी लाइकेन बनाते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट इसकी बात है कि जो ये नॉस्टॉक होता है ये एसोसिएशन करता है फंजाई के साथ और लाइकेन बनाता है। ठीक है, देखो नॉस्टॉक ऑल्सो अगर्स इन सिम्बायोटिक एसोसिएशन विथ फंजाई टू फॉर्म लाइकेन्स। जो एल्गीज है वो फंजाई के साथ मिलकर लाइकेन्स बनाता है, और इसके अंदर मेन जो काम एल्गी का होगा वो होगा नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने का और भोजन बनाने का, और जो फंजाई है वो इसको सुरक्षा आवरण प्रदान करता है। ठीक है, बताया गया है कि नॉस्टॉक की कुछ प्रजातियां वायुमंडलीय नाइट्रोजन को ठीक करती हैं और धान के खेतों की उर्वरता भी बनाए रखती हैं, इसलिए ये एक इको फ्रेंडली एल्गी है, क्योंकि ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन को फिक्स करती है और जो पैडी फील्ड्स होते हैं उनकी फर्टिलिटी को भी इंक्रीज करती है। अब इसकी हम मॉर्फोलॉजी पढ़ लेते हैं। अभी हमने थोड़ा सा क्लासिफिकेशन देखा नॉस्टॉक का, और फिर हमने उसका वितरण देखा कि वो कहाँ कहाँ पाई जाती है, अकरेंस देखा।
अब हम उसकी मॉर्फोलॉजी देख लेते हैं। नॉस्टॉक की आकृति विज्ञान। देखो ये मैंने बताया कि ये सिंगल फॉर्म में नहीं पाया जाता है, नॉस्टॉक अपनी कॉलोनी बना के रहता है। तो हम देखते हैं इसकी कॉलोनी किस टाइप की होती है। मनके जैसी कोशिकाओं, जिसको ट्राइकोम्स कहते हैं, कि असंख्य श्रृंखलाएं एक कॉलोनी बनाने के लिए जिलेटिनस मैट्रिक्स में जटिल रूप से उलझी हुई होती है। जो मैंने अभी बताया कि जो इसके कॉलोनी होती हैं, इनमें एक जैसे फिलामेंट्स पाए जाते हैं। देखो ये ऐसे मनके जैसे बता रखा है, इसमें ट्राइकोम्स जिनको बोला है। इनको एक एक सिंगल जो मनके जैसी बीड्स लाइक स्ट्रक्चर दिखा रखी है, इनको हमने ट्राइकोम्स बोला है। और ये जिलेटिनस मैट्रिक्स से घिरी हुई रहती हैं। ठीक है, अब इनको हम फिलामेंट बोल देते हैं। मनके जैसी कोशिकाएं ट्राइकोम्स की असंख्य श्रृंखलाएं होती हैं और कॉलोनी बनाने के लिए जिलेटिनस मैट्रिक्स से घिरी हुई रहती हैं। प्रत्येक ट्राइकोम आमतौर पर अपने स्वयं के श्लेष्म आवरण से घिरा होता है, इसे फिलामेंट कहा जाता है। जैसा कि मैंने अभी बताया कि ट्राइकोम्स अपने अपने जिलेटिनस शीट का निर्माण करते हैं और उस स्ट्रक्चर्स को हम फिलामेंट कहते हैं। ठीक है, कॉलोनी में असंख्य तंतु एक नरम श्लेष्म आवरण द्वारा एक साथ बंधे होते हैं। कॉलोनी में जो ये असंख्य तंतु होते हैं, फिलामेंट्स, जो कॉलोनी होती है, जैसे देखो मैं बताती हूँ आपको। जैसे मैंने ये इनकी एक कॉलोनी बना दी है। ये मैंने ट्राइकोम्स बनाए हैं और ये कॉलोनी बनाई है। अब देखो मैंने इसका फिलामेंट, मैं इसको फिलामेंट का रूप दे रही हूँ, ये जिलेटिनस शीट बना के दूसरे कलर से। मनके जैसी संरचना को ट्राइकोम कहा है, और अगर ये किसी शीट से घिरा हुआ है तो उस सिमिलर स्ट्रक्चर को हमने फिलामेंट का नाम दिया है। तो देखो कॉलोनी में असंख्य तंतु यानी असंख्य फिलामेंट्स नरम श्लेष्म आवरण द्वारा एक साथ बंधे हुए होते हैं, जो अलग अलग ट्राइक्रोम आवरणों के संलयन से बनता है और घटक कोशिकाओं द्वारा बड़ी मात्रा में स्रावित होता है। ये पूरा मैंने एक आपको नॉस्टॉक का कॉलोनी का डायग्राम बताया है, ये कैसी दिखती है। ठीक है, अब देखो जो ये श्लेष्म गांठ एक निश्चित कॉलोनी बनाने के लिए बाहरी रूप से एक सख्त पेलिकल जैसी बाउंड्री झिल्ली से घिरी हुई होती है। जो ये झिल्ली है जिससे मैंने ये आउटलाइन बनाई है, ये पेलिकल जो कि प्रोटीन की बनी हुई होती है, वैसी एक बाउंड्री से झिल्ली में होती है। ठीक है, प्रत्येक कॉलोनी जेली के नीले, हरे या पीले रंग के द्रव्यमान की तरह दिखाई देती है, इसीलिए इसको ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहा जाता है। अब देखो हम एक ट्राइकोम की स्ट्रक्चर के बारे में अध्ययन करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ ट्राइकोम। ट्राइकोम्स बहुत अधिक विकृत, मतलब बहुत ज़्यादा एलोंगेटेड, मतलब कॉन्टॉर्टेड, और मोनोलिफॉर्म मतलब मणके जैसे आकार, बीड्स लाइक स्ट्रक्चर्स, छोटे छोटे गोल गोल और आपस में गूंथे हुए दिख रहे हैं, इंटरवाइंड। ठीक है, घने सीमित, दे आर मोर क्राउडेड टुवर्ड्स द पेरिफेरी और द कॉलोनी टू द फॉर्म ऑफ डेंस लिमिटेड लेयर। देखो इसमें ऐसे बता रखा है कि जैसे ये कॉलोनी बनाते हैं तो ये पेरिफेरल मतलब परिधि के जो आसपास होते हैं वो वहाँ ज़्यादा डेंस होते हैं, घने होते हैं, जबकि जो बीच में मिडल लेयर में होते हैं वो कम होते हैं। देखो घनी सीमित परत बनाने के लिए वे कॉलोनी की परिधि की ओर अधिक भीड़ में रहते हैं। ठीक है, यहाँ पर वो ज़्यादा डेंस में रहते हैं। प्रत्येक ट्राइकोम वनस्पति कोशिकाओं की श्रृंखला में कई गोल या अंडाकार कोशिकाओं से बनी हुई होती है। तो चलो अब हम इसका एक डायग्रामेटिक व्यू देख लेते हैं।
ये है स्ट्रक्चर ऑफ नोस्टॉक, ए सिंगल फिलामेंट। मैंने अभी तक आपको कॉलोनी की डायग्राम भी दिखाई थी ऐसे बना के, इसमें बहुत सारे फिलामेंट्स मैंने आपको दिखाए थे अभी। और अब ये मैं एक फिलामेंट की बात कर रही हूं, ठीक है। देखो ये क्या है, म्यूसिलेनेजस शीट जो भी मैंने बताई थी, ठीक है। और ये हो गए ट्राइकोम, इनको बोला है ट्राइकोम। देखो ये एक आपको अलग से सेल दिखाई दे रही होगी, इसका नाम है हेटेरोसिस्ट। हेटेरोसिस्ट एक ऐसी सेल्स है जो कि नोस्टॉक के अंदर नाइट्रोजन स्थिरीकरण करती है, और जो कि मैंने बताया था खेतों में वो फर्टिलाइजेशन बढ़ाते हैं, तो इसका मेन काम होता है वो हेटेरोसिस्ट सेल का ही होता है। ये हेटेरोसिस्ट हम दो टाइप के देखते हैं, एक होता है इंटरकैलरी और एक होता है पेरिफेरल, टर्मिनल जिसको बोलते हैं। देखो इंटरकैलरी मतलब जो ये हेटेरोसिस्ट है इसके दोनों तरफ आसपास ट्राइकोम की सेल्स भी है, इसलिए इसको इंटरकैलरी हेटेरोसिस्ट बोलते हैं, ठीक है। और अगर जैसे मैंने यहाँ पर मैं एक हेटेरोसिस्ट ड्रॉ करती हूँ तो ये एकदम टर्मिनल हेटेरोसिस्ट कहलाएगी, क्योंकि इसके एकदम लास्ट में है और इसके दोनों तरफ जो ट्राइकोम सेल्स नहीं है, इसलिए इसको हम बोल देंगे टर्मिनल हेटेरोसिस्ट, ठीक है। और अब हम देखते हैं इसमें एकाइनेट्स। एकाइनेट्स मैंने बताया था, एकाइनेट्स स्पोर्स भी हमने पढ़े थे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर, जो कि एक तरह से स्पोर्स होते हैं जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में काम आते हैं। और जब ये वेजिटेटिव सेल्स होती हैं इनमें कई बार प्रतिकूल परिस्थितियों में, अनफेवरेबल कंडीशन में ये भोजन एकत्रित करने लग जाती हैं, भोजन संचित करने लग जाती हैं, जिससे इनका साइज़ बहुत बड़ा हो जाता है और ये जो इनकी भित्ति होती है वो बहुत मोटी हो जाती है। तो इन सेल्स को हम एकाइनेट्स बोलते हैं, ठीक है। ये देखो एकाइनेट्स दिखा रखी है, इनका साइज़ देखो इन सेल से थोड़ा मोटा है और ये भोजन संचित करती हैं, ठीक है। ये सारी वेजिटेटिव सेल्स हैं जो दिखा रखे हैं, ये हेटेरोसिस्ट हो गई, इसका ये सेंट्रोप्लाज्म और ये क्रोमोप्लाज्म। ये एक नोस्टॉक का डायग्रामेटिक व्यू है, ठीक है। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। ट्राइकोम के साथ थोड़े थोड़े अंतराल पर रंगहीन पाए जाते हैं। एट फ्रीक्वेंट इंटरवल्स अलॉन्ग विथ ट्राइकोम्स आर फाउंड कलरलेस। जो ये देखो, ये मैं शीट के बारे में बता देती हूँ। ये मिसले जो शीट है ना, ये कलरलेस भी हो सकती है और पारदर्शी मतलब बिना कलरलेस भी हो सकती है और कलरफुल भी हो सकती है, ठीक है। और जो ये ट्राइकोम के साथ थोड़े थोड़े अंतराल पर रंगहीन पाए जाते हैं, खाली दिखने वाली गोलाकार और बेरल शेप होती हैं, जिन्हें हेटेरोसिस्ट कहा जाता है। अब ये हेटेरोसिस्ट के बारे में देखो हमें क्या दे रखा है कि ये ट्राइकोम के साथ पाई जाती हैं। देखो दिख रहा है हमें ये ट्राइकोम, ये ट्राइकोम, ये हेटेरोसिस्ट सेल, ठीक है। कलरलेस है, कोई भी इसमें कलर नहीं है, बैरल शेप है ये, ठीक है। और खाली दिखने वाली है, एम्प्टी है, ठीक है, खाली है ये। तो ये हेटेरोसिस्ट की विशेषता हो गई। वे थोड़े बड़े होते हैं और वनस्पति कोशिकाओं की तुलना में उनकी दीवारें अधिक मोटी होती हैं। चलो ये किसके बारे में बता रहे हैं, ये हमें एकाइनेट्स के बारे में बता रहे हैं, लेकिन हमने पहले पढ़ चुके हैं हम। देखो ये थोड़े बड़े होते हैं और जो वनस्पति कोशिकाएं, जो वेजिटेटिव सेल्स होती हैं, उनकी तुलना में इनकी जो दीवारें होती हैं वो बहुत ज़्यादा मोटी होती हैं और वे अंतःस्रावी, कभी कभी टर्मिनल भी होती हैं। वे अकेले ही घटित होते हैं, कभी कभी श्रृंखला में। प्रत्येक इंटरकैलरी हेटेरोसिस्ट जब पहली बार बनता है तो उसमें दो ध्रुवीय ध्रुव होते हैं। इन छिद्रों के माध्यम से आसन वनस्पति कोशिकाओं के साथ साइटोप्लाज्मिक संबंध बनाए रखते हैं। चलो देखते हैं ये पोलर ध्रुव क्या दे रखा है। देखो इस डायग्राम में आपको दिख रहा है, ये जो स्ट्रक्चर है इसको इन्होंने पोलर ध्रुव, एक मिनट,
ध्रुवीय ध्रुव, हाँ पोलर ध्रुव भी बोल सकते हैं इसको, ये बनाया है। ठीक है, अब ये इनका भी काम बता रखा है कि जो ये आपस में जो ट्राइकोम से ये जुड़े हुए हैं, ये इनको साइटोप्लाज्मिक कंटेंट होता है, ये आपस में आदान प्रदान करने के काम आता है। ठीक है, हेटेरोसिस्ट जब पहली बार बनता है तो उसमें जो दो ध्रुवीय ध्रुव होते हैं, इन छिद्रों के माध्यम से जो आसन वनस्पति कोशिका होती है, जिनको ट्राइकोम्स बोला है, के साथ साइटोप्लाज्मिक संबंध बनाए रखा जाता है। ठीक है, कुछ शर्तों के तहत ट्राइकोम में वनस्पति कोशिकाएं बहुत बड़ी हो जाती हैं। वो अभी तक हम इसमें हेटेरोसिस्ट की ही बात कर रहे थे, लेकिन अब एकाइनिड्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, देखो जो वेजिटेटिव सेल्स है वो बहुत बड़ी हो जाती हैं और खाद्य पदार्थों का संग्रहण करने लगते हैं। मैंने अभी आपको बताया एकाइनिड्स भोजन को संचित करने लग जाती हैं, इसलिए उनका साइज बहुत बड़ा हो जाता है और जो कोशिका भित्ति होती है वो भी बहुत मोटी हो जाती है। ठीक है, और आराम करने वाले शरीर बनने के लिए काफ़ी मोटी हो सकती है, इन्हें ही एकाइनिड्स कहा जाता है। ठीक है, प्रत्येक ट्राइकोम को उसके व्यक्तिगत आवरण के साथ फिलामेंट कहा जाता है। आवरण पारदर्शी, दिखने में कांच जैसा और पारभासी या रंगीन हो सकता है। कभी कभी यह बहुत अस्पष्ट और अनुपस्थित भी हो सकता है। देखो इसमें ये क्या कह रखा है कि अगर ये मोती जैसे बीड्स, गोल गोल श्रृंखला, इनको हमने ट्राइकोम्स कहा है। ठीक है, अगर ये आपसरी में म्यूसिलेज शीट से घिरा हुआ होता है तो इसको हमने एक फिलामेंट कह दिया है। ठीक है, और जो ये म्यूसिलेज शीट होती है ये पारदर्शी भी हो सकती है, मतलब कलरलेस भी हो सकती है और कलरफुल भी हो सकती है। ठीक है, अब देखो हम रिप्रोडक्शन पढ़ते हैं नॉस्टॉक में। नॉस्टॉक का प्रजनन, इसमें भी दो टाइप के रिप्रोडक्शन पाए जाते हैं। पहला है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और दूसरा है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता है। तो जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है, वो कॉलोनी फ्रेगमेंटेशन से कैसे होता है, आइए चर्चा करते हैं। मैंने अभी आपको बताया कि ये जो नॉस्टॉक है ये कॉलोनी में ही रहता है, तो कॉलोनी कई टुकड़ों में टूट जाती है और प्रत्येक एक नई कॉलोनी बनाती हैं, या पुराने ट्राइकोम टुकड़ों में टूट जाते हैं और प्रत्येक नए तंतु का निर्माण करते हैं। फ्रेगमेंटेशन में हमने ऐसे ही पढ़ा था, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में, कि कोई तंतु का एक पार्ट टूट जाता है और फिर वो नए बॉडी ऑर्गेनिज्म का निर्माण करता है। तो ऐसे ही कॉलोनी बीच में से टूट जाएगी, जैसे ही मैं ड्रॉ कर देती हूँ। जैसे ही मैंने एक कॉलोनी ड्रॉ की है, फिर ये बीच में से इसमें कट लग के फिर ये दूसरी कॉलोनी बन जाएगी। ठीक है, चलो अब हर्मोगोनिया, ये हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के ही पार्ट्स पढ़ रहे हैं और ये हम पहले पढ़ भी चुके हैं। देखो गोल सिरों वाले छोटे छोटे गतिशील तंतु होते हैं। ये छोटे तंतु हेटेरोसिस्ट रहित होते हैं और श्लेष्म आवरण से बाहर आते हैं और विभाजित होने पर नई कॉलोनियां बनाते हैं। तो देखो इसमें क्या लिख रखा है कि जैसे मैं वापस ड्रॉ करती हूँ, ये मैंने ट्राइकोम बनाए। ठीक है, इनको म्यूसिलेज से ढक दिया तो ये बन गए फिलामेंट। तो मैं एक यहाँ पे हेटेरोसिस्ट भी बना देती हूँ। तो इसमें ये क्या दे रखा है, हर्मोगोनिया हम किसे कह रहे हैं, अगर बाय चांस इसके अंदर कट लगे तो ऐसी जगह पे लगना चाहिए जहाँ पर हेटेरोसिस्ट सेल ना हो। तो हेटेरोसिस्ट सेल के अंदर कट नहीं लगेगा और यहाँ से कट लग के या फिर यहाँ से कट लग के ये नया प्लांट बना लेगा। ठीक है, ये छोटे तंतु हेटेरोसिस्ट रहित होते हैं। ठीक है, और श्लेष्म आवरण से अब ये बाहर आके, श्लेष्म आवरण से बाहर आके और वापस नया नॉस्टॉक तंतु बना लेते हैं। श्लेष्म आवरण से बाहर आते हैं और विभाजित होते हैं और नई कॉलोनियां बना लेते हैं। ठीक है, ये हम वैसे पहले पूरा कर चुके हैं डायग्राम में देख के, लेकिन अब ये थ्योरी है। चलो मैं बस एक मिनट,
हाँ, तो हम अब एकाइनिड्स के बारे में चर्चा करते हैं। ये थ्योरी है, ठीक है। बड़े आकार के होते हैं, ठीक है, एक कोशिकीय है, मोटी दीवार वाले हैं, कोशिका द्रव्य में प्रचुर मात्रा में आरक्षित भोजन के साथ आराम कर रहे बीजाणु हैं, ठीक है। ये हम ऑलरेडी सब कुछ डिस्कशन कर चुके हैं। अत्यधिक वातावरण के प्रति अत्यधिक प्रतिरोधी, यह प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना कर सकते हैं। ये उच्च तापमान और अत्यधिक वातावरण के प्रति, ये बहुत हाई टेम्परेचर में भी प्रतिकूल परिस्थितियों में, मतलब हम बात करें तो प्रतिकूल परिस्थितियों का मतलब क्या है यहाँ पे कि अच्छी अनफेवरेबल कंडीशंस हैं, उच्च ज़्यादा टेम्परेचर हो गया, फूड की रिक्वायरमेंट बहुत कम हो गई है, वातावरण सही नहीं है, तो उनको हम अनफेवरेबल यानी प्रतिकूल परिस्थितियाँ कहते हैं। तो जो ये एकाइनिड्स होते हैं, ये उनको अनफेवरेबल कंडीशंस में सामना करने के लिए तैयार की जाती हैं, ठीक है। अनुकूल परिस्थितियों आने पर यह अंकुरित होकर नए तंतुओं का निर्माण कर लेती हैं, ठीक है। ये हार्मोगोनिया के बारे में बताया गया है। देखो, ये एक हमने लिया नॉस्टॉक, ठीक है। इससे हमने इन सेल से हमने एकाइनेट्स बना लिए, फिर ये प्लस एन, फिर रिप्रोडक्शन होगा और ये एक वेजिटेटिव ट्राइकोम का निर्माण कर लेंगे, ठीक है। इसमें देखो ये हेटेरोसिस दिखाए गए हैं और ये हार्मोगोनिया बनाए। देखो इसके अंदर एक भी हेटेरोसिस्ट नहीं है, हार्मोगोनिया के अंदर हेटेरोसिस्ट नहीं होता है। फिर ये वापस हार्मोगोनिया बनाए और इससे रिप्रोडक्शन होकर ये वापस एक नया तंतु बना लेंगे। अब देखते हैं हेटेरोसिस्ट का अंकुरण कैसे होता है। देखो एन कॉम्यून, ये एक नॉस्टॉक कॉम्यून, एक प्रजाति है नॉस्टॉक की। तो ये देखो, ये तो इसका स्पीसीज जीनस हो गया और ये हो गया इसका स्पीसीज। जैसी प्रजातियों में हेटेरोसिस्ट आराम करने वाले बीजाणुओं के रूप में रेस्टिंग स्पोर्स के रूप में कार्य करते हैं और नए तंतु बनाने के लिए सीधे अंकुरित हो जाते हैं। ये इसमें दे रखा है कि जो नॉस्टॉक कॉम्यून वाली जो प्रजाति है, इसके अंदर हेटेरोसिस्ट में स्पोर्स होते हैं और वो अनुकूल परिस्थिति में आने पर अंकुरित होकर नया नॉस्टॉक बना देते हैं, ठीक है। प्रोटोप्लाज्म निरंतर विभाजन से गुजरता है और एक अंकुरण बनाता है। अनुकूल परिस्थिति होने पर हेटेरोसिस्ट की दीवार टूट जाती है और अंकुरण बाहर आ जाता है और एक नया ट्राइकोम बनाता है, ठीक है। अब हम इसके स्पोर्स की बात करते हैं। मैंने बताया अलैंगिक जनन में, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में स्पोर्स बनते हैं, बीजाणु जिन्हें बोला था। और हमने पिछले क्लास में बहुत सारे विभिन्न प्रकार के जीवाणुओं की बात भी की थी, बीजाणुओं की, ठीक है। तो ये है एंडोस्पर्स। प्रोटोप्लास्ट के विभाजन से कोशिकाओं के भीतर गैर ध्वजांकित नॉन फ्लैजिलेटेड, देखो ये होते हैं नॉन फ्लैजिलेटेड, थिन वॉल्ड, मतलब इनकी जो वॉल होती है वो बहुत पतली होती है, नेकेड होते हैं और फॉर्म्ड विद इन सेल्स बाय द डिवीजन ऑफ प्रोटोप्लास्ट। देखो एंडोस्पोर्स का मतलब यही है कि एक तरह से जैसे मैंने ये सेल बनाई है, तो इसके अंदर बनने वाला जो स्पोर होगा इसको हम एंडोस्पोर कहेंगे, और जैसे ये मैंने एक सेल बनाई और इसके बाहर बनने वाला जो स्पोर होगा हम इसको एक्सोस्पोर्स कहेंगे। तो जो ये स्पोर बना है इसमें कोई फ्लैजिला नहीं होता है, थिन वॉल्ड होता है, नेकेड होता है और प्रोटोप्लास्ट के डिवीजन से बनता है, ठीक है। कोशिका का प्रोटोप्लास्ट छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित हो जाता है और प्रत्येक टुकड़ा एक एंडोस्पोर बनाता है। इसमें एक्सोस्पोर के बारे में नहीं बता रखा है, लेकिन मैंने आपको अभी बताया कि एक्सोस्पोर और कुछ नहीं, बस जो प्लांट बॉडी है उसमें जो स्पोर बनाने वाली जो बॉडी है उसके बाहर जो बनने वाला स्पोर होता है उसे ही हम एक्सोस्पोर कहते हैं। तो आज हमने नॉस्टॉक के बारे में पढ़ लिया है, अब हम नेक्स्ट क्लास में और डिटेल स्टडी करेंगे।